and we need a website that can do the same. We use Wix Video to showcase product demos so users कराते हैं और हम फर्दर इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तो अगर मैं पूछूं सेकेंड ईयर में हमारे पास कितनी अमाउंट होगी, तो अगर मैं बात करूं इस टाइम में सेकेंड ईयर के लिए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 1100 हो जाएगी, क्योंकि ना ही हमने प्रिंसिपल अमाउंट पुरानी वाली विड्रॉ करी, ना ही हमारा इंटरेस्ट विड्रॉ किया। दैट मीन्स इस पीरियड के लिए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी 1100। दैट मीन्स इस ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो होगा इस 1100 पे। देयरफॉर जो 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 1100 पे, और हमारा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा 110, और फर्दर हमारा अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर 1210। आप बात समझ रहे हो? हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अपना इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं कर रहे होते और हमको फर्दर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम कर रहे थे, हमने 100 की आफ्टर 1 ईयर अपना वैल्यू निकाला। अगर हमको आफ्टर 2 ईयर हमको वैल्यू निकालनी होती तो फॉर्मूला हो जाता V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस आई। आप बात समझ रहे हो? यहाँ पे था V1, यहाँ पे था V0, यहाँ पे हुआ V2, यहाँ पे हुआ V1। देयरफॉर अगर हमको V3 की वैल्यू निकालनी पड़ती तो यहाँ पे V2 हो जाता। अगर हमको यहाँ पे V4 की वैल्यू निकालनी पड़ती तो यहाँ पे V3 हो जाता। दैट मीन्स जिस ईयर की यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है उसके पिछले वाले ईयर 1 प्लस आई। बात समझ आ गई? दैट मीन्स अगर हमको वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर्स निकालनी है तो यहाँ पे हो जाता वैल्यू ऑफ मनी इन फर्स्ट ईयर जो थी 110, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10/100। तो यहां से हमारी V2 की वैल्यू आ जाती। तो हमको पता लगा अगर हमको आफ्टर 2 इयर्स वैल्यू निकालनी है, हमको आफ्टर फर्स्ट ईयर वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 4th ईयर के बाद हमको वैल्यू निकालनी होती तो यहाँ पे हमको 3rd वैल्यू पता होनी चाहिए। यार ये तो बड़ा हेक्टिक हो गया। अगर हमको क्वेश्चन में सीधा आफ्टर 4 इयर्स की वैल्यू पूछी होगी तो हमको फॉर्मूला में आफ्टर 3 इयर्स पता होना चाहिए, 3 इयर्स के लिए 2 इयर्स पता होना चाहिए, 2 इयर्स के लिए 1 ईयर पता होना चाहिए। ये तो यार बड़ा हेक्टिक हो गया, ये तो बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो गया। तो इसके लिए हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाला जिससे हम बेस अमाउंट जो हमने 100 इन्वेस्ट किया था उसी को यूज करके आफ्टर कोई भी ईयर हमको वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल पाए। वो फॉर्मूला है Vn इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस आई की पावर n। Vn इज वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर n ईयर्स। n कुछ भी हो सकता है। V0 इज इनिशियल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है, प्रेजेंट अमाउंट यहाँ पे जो था 100 रुपीज जो हमने एग्जाम्पल लिया। 1 प्लस आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और n इज जितने ईयर का वो पूछ रहा है। 5th ईयर में क्या वैल्यू होगी तो यहाँ पे 5 डालेंगे, 6th ईयर में क्या वैल्यू होगी यहाँ पे हम 6 डाल देंगे। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया ताकि ये प्रोसेस टीडियस ना हो, लंबा ना हो, क्योंकि ये वाला प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला की बात करें तो इट इज Vn इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस आई की पावर n ऑफ कंपाउंडिंग टेक्निक। सो अगर सम अप करें, कंपाउंडिंग टेक्निक हमको बेसिकली फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी बताने में हेल्प करता है। अगर हमारे पास एक अमाउंट इस टाइम पे है, आफ्टर अ फिक्स टाइम, आफ्टर अ फिक्स ईयर्स हमको वो बताता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स उसी 1 लाख की वैल्यू जो हमारे पास अभी है वो क्या होगी। तो बेसिकली हमारी फ्यूचर वैल्यू बताने में हेल्प करती है हमारी कंपाउंडिंग टेक्निक। तो द सेकंड टेक्निक जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। जैसे हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग टेक्निक में हमको फ्यूचर वैल्यू पता लगती है, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इसके कंप्लीटली ऑपोजिट है। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू पता लगती है, किस चीज की, जो मनी हमको फ्यूचर में मिलने वाली होती है। सपोज 5 लाख रुपीज हमको फ्यूचर में मिलने थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हमको ये पैसा आज ही चाहिए। तो कितना अमाउंट हमको आज की डेट में मिलेगा, डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको ये बताएगी। मींस आज की वैल्यू किस चीज की, जो मनी हमको फ्यूचर में मिलनी थी वो चीज हमको डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक देगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमसे किसी ने 4 लाख रुपीज लिए हैं, ठीक है। 4 लाख रुपीज हमसे किसी ने लिए हैं 10 ईयर्स के लिए। उसने कहा आप मुझे 4 लाख रुपीज 10 ईयर्स के लिए दो, मैं आपको 8 लाख रुपीज दे दूंगा। आफ्टर 10 ईयर्स मैं आपको 8 लाख रुपीज दे दूंगा। दैट मीन्स उसने 4 लाख रुपीज एज इंटरेस्ट दिया। आप इतनी बात मानते हो? लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स क्या हुआ, 4 लाख देने के 5 साल बाद क्या हुआ, आपको कुछ पैसे की अर्जेंट नीड हो गई और आपने उस इंसान को कहा 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुए लेकिन मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मेरे पैसे वापस कर दो। आपके ख्याल से आफ्टर 5 ईयर्स क्या वो 8 लाख रुपए पूरे देगा? नहीं। आफ्टर 5 ईयर्स वो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करके 5 साल तक की वैल्यू निकालेगा। क्योंकि ये जो 4 लाख रुपए इंटरेस्ट था ये 10 साल का था, लेकिन 10 साल तो कंप्लीट ही नहीं हुए। दैट मीन्स इसमें कुछ इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा जो टाइम पीरियड फुलफिल ही नहीं हुआ, जो टाइम पीरियड कंप्लीट ही नहीं हुआ। दैट मीन्स अगर कुछ मैथमेटिक्स करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 लाख दे सकता है। तो अगर 4 लाख और 2 लाख इंटरेस्ट दे दे तो देयरफॉर वो 6 लाख रुपीज देगा।
देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होगी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी एडेड होगा, उस पीरियड का एडेड होगा जो फुलफिल या कंप्लीट ही नहीं हुआ, जो इस केस में था 5 इयर्स। फॉर प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या डिस्काउंटिंग टेक्निक हमको आज की वैल्यू बताता है उस पैसे की जो हमको फ्यूचर में मिलने वाला होता है। और सिंस अगर हमको कोई अमाउंट फ्यूचर में मिलनी है उसमें ऑलरेडी कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा, तो अगर हमको उस टाइम पीरियड से पहले वो चाहिए होगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको नहीं मिलेगा और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगर फर्दर फॉर्मूला की बात करें तो हमने पिछले में कंपाउंडिंग टेक्निक में एक फॉर्मूला पढ़ा था, Vn इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस आई, जहां पे Vn था वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर एन ईयर्स, V नॉट था प्रिंसिपल अमाउंट और I था रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी से हम डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू चाहिए होती है, देयरफॉर हमको V नॉट चाहिए होता है, तो हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो Vn अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू V नॉट। देयरफॉर हमने पिछले वाले फॉर्मूला से ही इससे अपना आंसर डिराइव कर लिया। देयरफॉर अगर हमको इनिशियल वैल्यू चाहिए होगी तो उसका हो जाएगा Vn अपॉन 1 प्लस आई। सो ये फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का। एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। सपोज हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया है 5 लाख रुपीस का, जिसकी डेट है कुछ आप लगा लो 2019 में है, लेकिन 2018 में हमको इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, तो हम क्या कराते हैं, हम इसको डिस्काउंट करा लेते हैं और हमको 5 लाख से कुछ अमाउंट कम मिलती है, सपोज 4,50,000। यही होता है, अगर हमको ये 2019 में मिला था तो 5 लाख मिलता, 2018 में उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट एडेड था, देयरफॉर ये हमको अमाउंट कम मिली। यहां से भी आप पता कर सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये डिस्काउंट होके आया, कुछ अमाउंट आपका कट गया और देयरफॉर हमको यहाँ पे भी डिस्काउंटिंग टेक्निक मिलेगा। सो अगर एक समअप करें, कंपाउंडिंग टेक्निक हमको फ्यूचर की वैल्यू बताती है, वेयर एज डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको प्रेजेंट वैल्यू बताती है, जो मनी हमको फ्यूचर में मिलने वाली होती है। सो दीज वर द टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप यू guys like this video. Okay, so let's get back to the topic. So did you understand how to calculate the present value and the future value? जी मैम सेकंड वन मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग था, फर्स्ट वन समझ आ गया। ओके परफेक्ट। मैं अभी आपको इसको दोबारा से कोशिश करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। वीडियो शो करने का भी रीज़न ये था कि कैलकुलेशन हो रही है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता मैं अगर इसको सॉल्व करती, तो इसीलिए आपको वीडियो शो किया कि सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट। सो फर्स्ट थिंग, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन end of the topic then I will give you some example जो कि आपको इसको सॉल्व भी करनी होगी। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी, जरा मुझे बता दें आप लोगों को क्या समझ आई अबाउट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। कौन बताएगा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, किसने वीडियो और से सुनी? मैम प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जो हम किसी से ऐसा कर्ज लेते हैं, बोरो करते हैं, मैम वो जो एक्चुअल अमाउंट होती है विदाउट एनी इंटरेस्ट इज बेसिकली योर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपका फर्दर इंटरेस्ट अप्लाई होता है। जी जी मैम, बेस ईयर का जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। बिल्कुल सही बताया। तो मैम इसके अलावा अगर ये डीलिंग्स, ये वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम निकालेंगे तो इसमें इंटरेस्ट वाली बात तो मस्ट है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें इंटरेस्ट होगा, उसमें इंटरेस्ट लाजमी हो जाएगा। बिल्कुल। सो इंटरेस्ट समहाउ जो है वो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ इस तरह से लिंक्ड है। ये जितने बैंक्स वगैरह आपको जितनी इंटरेस्ट पॉलिसी बनाते हैं बेसिकली ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है इसको माइंड में रखते हुए बनाते हैं। जी मैम। और मैम अगर हम इंटरेस्ट के अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना चाहे तो फिर मतलब इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे, मतलब जी इंक्रीज और डिक्रीज इन करेंसी, फिर हम इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी
मैम इन्होंने जो फर्स्ट फार्मूला वो कंपाउंड टेक्निक जो उस वीडियो में बता रहे थे मैम, उसमें इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे थे, बट मैम इंटरेस्ट रेट तो इवन मंथ्स के बाद भी चेंज हो जाता है। उन्होंने कैसे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट, मैम इन्होंने तो सारी वैल्यूज निकालनी है, बट हमारे तो रियल वर्ल्ड में तो मैम इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, तो मैम उसके हिसाब से फिर हम ये भी इसकी वैल्यू भी उस स्पीड से चेंज होगी जिस तरह इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। बिल्कुल चेंज होगा। आपको देखिए, आपने उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने फिर निकालना होगा ना। अभी तो इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकाल दिया। इसी तरीके से आपको जब इवन इन टर्म्स ऑफ अगर हम एग्जाम भी लें तो आपके पास प्रॉपर इंटरेस्ट रेट भी गिवन होगा उस क्वेश्चन में, प्रॉपर आपके पास ये भी गिवन होगा कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, कितने ईयर्स के हिसाब से आपको निकालना है। मैम ये बैंक के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये 6 मंथ पे भी इंटरेस्ट रेट देते हैं, 1 साल के भी देते हैं, 5 साल के भी देते हैं, तो टाइम पीरियड्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। टाइम पीरियड आपका अकॉर्डिंग टू लाइक जितनी जल्दी आपका इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका कंटिन्यूसली ये भी चेंज होता है, इन्फ्लेशन भी आपकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जाता है। सो यू हैव टू कीप, देखिए नाम ही अगर आप देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो या जरूरी नहीं है कि आपका एक ईयर उन्होंने कहा है, उन्होंने एग्जाम्पल एक ईयर पे किए तो 1 ईयर ही होगा। तो इट कैन बी फ्यू डेज, इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी ईयर, इट कैन बी वीक, इट टोटली डिपेंड्स। ओके सो मैम जी जी मैम अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं और उस वक्त का जो उस टाइम पीरियड पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पे लेते हैं, बट जब हम वापस करते हैं उस वक्त इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो मैम जो वैल्यू हम उनको वापस रिपे करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, तो मैम वो जिस टाइम पे हमने लिया होगा लोन उस वक्त के इंटरेस्ट रेट पे करेंगे या जो प्रेजेंट जिस पे वापस कर रहे हैं मैम उस रेट पे करेंगे? आपने जिस टाइम पे लिया है और उस टाइम पे जो आपने मोड रखा है, जो आपने डिसाइड किया है कि आप देखिए, अगर आपने उस टाइम पे ये डिसाइड किया हुआ है कि आपने 15% इंटरेस्ट रेट देना है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अगर आपने लिया है so I had to mute Asadullah because it was noise, a lot of noise behind him. Okay, so whatever. We were talking about के इंटरेस्ट रेट क्या है। देखिए आपने खुद से देखना है कि आपने किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने उनसे लोन लिया है। अगर आपने उसके ऊपर, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉलिसीज, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आपने उनसे 10,000 लिया है, 10,000 पे आपने 5% इंटरेस्ट देना है और फिक्स देना है, आपका इंटरेस्ट रेट है, तो इट वुड बी फिक्स। अगर वो इस तरीके से है कि आपने 2 इयर्स के लिए उनसे उस पर फिक्स रहेगा और उसके बाद फिर आपके जो आपने अगर आपने उनको पे बैक ना किया, तो देखिए समटाइम्स तरह भी होता है कि जब आप पे बैक नहीं करते तो जितना आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज करता रहता है, डबल से डबल होता जाता है, आफ्टर एवरी पेनल्टी टाइप लगती जाती है। सो समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अकॉर्डिंग टू दी टाइम लेते हैं कि अगर आपने 4 साल के अंदर अंदर पे बैक कर दिया तो 4 साल के अंदर तो आप 10% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर 4 साल के अंदर नहीं दिया तो फिर अकॉर्डिंग टू टाइम हर कुछ मंथ के बाद या हर ईयर के बाद जो है आपका 5% इंक्रीज होता जाएगा। पहली ईयर 5% इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी ईयर 10% इंक्रीज हो जाएगा, तीसरी ईयर 15% इंक्रीज हो जाएगा। ये भी पॉलिसीज है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉलिसीज जिसके अकॉर्डिंग आप जो है लोन ले सकते हैं। अच्छा, बात हुई थी रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो फर्स्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क अनसर्टेनिटी क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप लोगों के पास 1000 रुपीज में देना चाहो, आप अभी लेंगे या 5 ईयर्स के बाद लेंगे, तो यू नेवर नो कि 5 ईयर्स के बाद कितनी ज्यादा उसकी वैल्यू डाउन हो जाए और आप जो चीज अभी खरीद सकते हैं फ्यूचर में आप खरीद सके या ना खरीद सके। तो इस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए यू वुड प्रेफर कि आप इस टाइम पे 1000 रुपीज इन हैंड ले लें और उससे कुछ खरीदें। इन्फ्लेशन किस तरीके से आता है? जब आपके पैसे की कीमत गिर जाती है, किस तरीके से पैसे की कीमत गिरती है आपकी? समटाइम्स जो है अच्छा पैसे की ये ओके ना करें, लाइंस वगैरह मार्क ना करें, काइंडली इरेज इट। ओके सो हाउ द अमाउंट, कैसे पैसे की कीमत टाइम जो इन्फ्लेशन है वो किस तरीके से आता है? देखिए
इन्फ्लेशन आने के बहुत सारे वेज हैं। समटाइम्स आप जो आपका मुल्क है वो पैसे ज्यादा छाप देता है, बैंक जो है वो पैसे ज्यादा स्टेट बैंक रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से जब पैसा ज्यादा मार्केट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइंग पावर इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। बाइंग पावर डिक्रीज होगी। बाइंग पावर डिक्रीज होगी, पैसा ज्यादा आ गया मार्केट में, अब तो हर एक के पास पैसे ज्यादा है। हाँ, पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पैसे की वैल्यू डिक्रीज होगी। पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो गई और बाइंग पावर डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? इंक्रीज बाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब वो ज्यादा खरीद सकते हैं लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी। तो दिस इज समथिंग इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन से आपके पैसे की वैल्यू क्या हो गई? इस वाले केस में क्या हुआ, जब महंगाई बढ़ गई तो पैसे की वैल्यू क्या हुई, कम हो गई ज्यादा हो गई? पैसा ज्यादा मार्केट में आ गया, पैसे की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज, सही है। सो दिस इज हाउ, यस मैम। तो इधर आपके पैसे की कीमत कम हो गई तो इन्फ्लेशन से डायरेक्टली लिंक हो गया। अच्छा, कंजम्पशन से क्या है, इंडिविजुअल जनरली रेफर करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर। जरा इसको इरेज कर दें, जो स्क्रीन पे मार्क्स लगाए हैं इसको इरेज कर दें। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू इरेज इट। जिसने किया है वो इसको मार्क कर दे। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी अगर मार्क नहीं करेंगे तो, और रिमूव नहीं करेंगे तो। सो काइंडली इस लाइन को खत्म करो ना, किसने बनाया? आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं दिया। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास? इन्वेस्टर कैन profitably use the received money today to get higher return tomorrow or after a certain period। जी, इन्वेस्टमेंट वाली जो बात मैंने आपसे की थी कि अगर आप आज को इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप आज को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर इज अ चांस कि आपको उसके 5 साल के बाद जो है वो ज्यादा अमाउंट उससे मिल जाए, इन कंपैरिजन टू जो आपने अमाउंट अपने पास रखी हुई है, इन कंपैरिजन टू दैट अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की हुई है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। इन कंट्रास्ट जो पैसा जो अमाउंट आपने अपने पास इन हैंड रखी हुई है, उसके ऊपर चांसेस हैं कि वो आपकी उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाए विद सम टाइम, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल जरा पढ़ लो, कौन पढ़ के समझाएगा एग्जांपल? मैं पढ़ूंगा मैम। जी जी, समझाएं। Okay. If an individual is given an alternative either to receive rupees 10,000 now or after 1 year, he will prefer rupees 10,000 now. This is because today he may be in a position to purchase more goods with this money than what he is going to get for the same amount after 1 year. मैम ये वही एग्जांपल है जो आपने स्टार्ट में हमें बताई कि अभी आप लोग मुझसे 1000 रुपीज लेंगे या 2-3 साल बाद, तो मैम ये तो वही बात हो गई, ये वो मेंशन है। ठीक है, तो आप जो है वो अभी लेना पसंद करेंगे? मैम ये पाकिस्तान ने जो अभी IMF से कर्जा लिया है, जी जी, तो तकरीबन इसके 5-6 साल हो गए, तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट जो था डिफरेंट था। अब इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वैल्यू, मनी के वैल्यू में, तो उसी के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान कर्जा देंगे, एक तो वो टाइम पीरियड होता है ना कि मतलब लिमिटेड टाइम होता है कि टाइम, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपने इंटरेस्ट रेट के साथ मेरा कर्जा वापस करना है। तो अभी जो है पाकिस्तान पे कर्जा बढ़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है या नहीं? इन्फ्लेशन को हटा के मतलब दो इंटरेस्ट रेट उस टाइम तक हो गई रहती है। जरा दोबारा रिपीट कर दें और थोड़ा सा माइक करीब कर लें। जी मैम ये इंटरेस्ट रेट जो है IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है, तो एक तो टाइम लिमिट होता है कि मतलब 6 महीनों के अंदर आपने इंटरेस्ट रेट के साथ मेरा कर्जा वापस करना है। अभी जो पाकिस्तान पे बर्डन आ रहा है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने $1000 कर्जा लिया था IMF से, और उस वक्त डॉलर का जो रेट था तो वो तकरीबन 110-12 के करीब था। तो अभी इन्फ्लेशन आया है पाकिस्तान में, तो वैल्यू जो है मनी की वो कम हो गई है। तो अब ये इंटरेस्ट रेट जो है वो किस हिसाब पे पाकिस्तान दे रहा है मैम?
या मतलब इसके उसूल क्या होंगे? देखिए एक तो इंटरेस्ट रेट ये है और बहुत दूसरा ब्रॉडर लेवल, इन्फ्लेशन है मैम। जी ये बहुत ब्रॉडर लेवल पर चलता है। अगर उन लोगों ने आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कर्जा दिया था और इन्होंने जी डीलिंग मैम। कर ली थी कि अब हमें प्रॉपर इसके ऊपर उनकी रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी, हमें स्टडी करनी होगी कि इनकी आपस में डीलिंग, देखिए हर एक टाइम पे उन्होंने जो लोन लिया होगा उसके ऊपर डिफरेंट डीलिंग्स होंगी। अब वी हैव टू स्टडी अबाउट कि इस टाइम की करंट जो इन्होंने कर्जा लिया किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्होंने लिया है। सो हो सकता है कि किसी एक टाइम पे उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन रखी हों कि हम 5 years में रिटर्न कर देंगे और 5 years में हम शायद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 10% हम इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। अब अगर वो फेल हो गए, फेलियर की सूरत में भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होंगे। फेलियर के में होगा कि अगर आपने 5 years में नहीं दिया तो उससे नेक्स्ट ईयर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% देना था वो सारे ईयर्स का 15% हो गया, ठीक है। उसके ऊपर 5% या शायद इस तरह हो कि टोटल आपका 5 years का 50% था बन रहा था, तो आपने उसके ऊपर 5% देना है। सो अब अगर उस 10 years में भी पाकिस्तान कर्जा नहीं दे पा रहा तो फिर हमारे ऊपर क्या करते हैं वो लोग, सर्टेन ऑब्लिगेशंस लगा देते हैं। वो कहते हैं भाई तुम हमारा कर्जा नहीं दे पा रहे, हमारा पैसा तुम्हारे पास रुका हुआ है, वापस करो। तो नहीं कर पा रहे तुम लोग, मैनेज नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स भी नहीं है, तो अब ऐसा करो कि महंगाई कर दो, चीजें महंगी कर दो। लोग जब महंगी खरीदेंगे तुम्हारे पास टैक्सेस लगा दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा गवर्नमेंट के फंड्स थोड़े से इंक्रीज होंगे, तो उससे हमें कर्जा दो, फिर हमारा कर्जा उतारो। फिर तो इस तरीके से महंगाई ज्यादा हो जाती है जब उधर से प्रेशर आता है। और प्रेशर अगर अब IMF वाला सीन इस तरह हो जाएगा कि वो 2-3 तरह के प्रेशर डाल देते हैं। वो सिर्फ मॉनेटरी प्रेशर ही नहीं डालते, वो और तरह के प्रेशर डालते हैं। कहते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, इन कंट्रीज के साथ लिंक्स अच्छे करो, इनके साथ अच्छे ना करो। और दे आर सो मेनी सर्टेन, लाइक अगर आपने उनकी बातें मानते गए तो हो सकता है वो आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दें, हो सकता है वो आपका कर्जा माफ कर दें। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। और अगर आपने उनकी वो वाली टर्म्स एंड कंडीशन ना मानी तो फिर क्या होता है कि वो आपका इंटरेस्ट रेट भी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट हैपेंस। बट मैम स्टिल जी मैम, थैंक यू। यू हैव टू स्टडी, अगर आप इसको इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आपको फिर इनकी प्रॉपर फाइल्स वो निकालनी होगी। नेट पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सर्च करें कि IMF के साथ किन बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो डीलिंग हुई है। जी मैम जी मैम, सही, शुक्रिया। जी जी जी। मैम ऐसी पॉलिसीज होती है कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया, 5 years का टाइम रखा है 10% इंटरेस्ट रेट पे, और इस 5 years के दौरान मैम इन्फ्लेशन हो जाती है, तो ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि मैम अगर उनने उसमें पहले से रिटर्न हो गया, अगर इस टाइम के दौरान इन्फ्लेशन आ जाए उसके बावजूद भी हम उतनी पे करेंगे जितना उस वक्त वैल्यू थी हमारे पैसे की, उसके हिसाब से हम पे करें। मैम ऐसी कोई पॉलिसीज होती हैं? एक मिनट, आप जरा अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपके अच्छा एक मिनट, मैं बताती हूँ जो मुझे समझ आया है। मेरे ख्याल से आप ये कह रही हैं कि आपने आज के टाइम पे लोन लिया, आपने लोन ले लिया, अब इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज या इंक्रीज हो गया है, लेकिन आपने डिसाइड किया हुआ था 5% इंटरेस्ट देना है। तो अब इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे पीछे होगा या नहीं होगा? यस मैम, यही पूछ रही हूँ। मेरी और ये नॉलेज भी के कि हिसाब मैम से अगर, ऐसा और फर्क मैम नहीं ऐसी पड़ता कोई है। पॉलिसीज होती हैं कि हम पहले से डिसाइड कर लेंगे अगर इन्फ्लेशन आया या ना, अगर इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू इंक्रीज हो भी जाए बट हम वही फिक्स रेट ही पे करेंगे जो हमने जिस पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। मैम ऐसी एग्रीमेंट कोई पॉलिसी? एग्रीमेंट साइन वाली तो होता है, ये जो आप कह रही है ना फिक्स वाला, ये तो होता है। क्योंकि देखिए अगले बंदे को छोटी चाहिए, वो बंदा आपको कर्ज दे रहा है और आप उससे कह रहे हैं अगर हमारी तरफ इन्फ्लेशन आ गया तो हम तो आपको उसके ऊपर कम पैसे देंगे इंटरेस्ट रेट। तो कहेगा भाई इसको मैं कर्जा क्यों दूँ? तो मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक कि जिसमें आप जो है इन्फ्लेशन आपका आ गया तो आप जी उसको फिर इंटरेस्ट रेट कम दे रहे हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं है। बट अगेन there are certain rules, some places, some countries, कहीं ना कहीं शायद। लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा सर्च करें, इसको इसको मैं भी सर्च करके आऊंगी फॉर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कि इन्फ्लेशन से हम इधर ऐसी कोई पॉलिसी है, लेट मी राइट इट डाउन। तो इन्फ्लेशन जो है उसके इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं। सो आई विल सर्च इट अबाउट एज वेल। बट स्टिल अगेन वो बंदा आपको कर्ज दे रहा है तो वो आपको फिर क्यों देगा, वो आपको लोन ही नहीं देगा फिर कि मेरा तो पैसा डूबने का खतरा है, तो वो आपको फिर नहीं देगा।
So okay, so I hope this is the answer of your question. ठीक है. अच्छा, अब इम्पोर्टेंस हम बात कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की. इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्मॉल बिजनेस ऑफन हैव लिमिटेड resources to invest in business operation activities or expenses. One of the factor we have to look at is how to invest in the time value of money. ठीक है. अब क्यों ज़रूरत है इसको जानने की, इम्पोर्टेंस जानने की हमें क्या ज़रूरत है. स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, सम छोटे बिजनेसेस हो गए, जैसे हम लास्ट अपने सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि आपने उनको कुछ लेवरेज देना है. आपने अगर बड़ा कंपनी है और आप उनसे कोई चीज़ें खरीद रहे हैं तो आपने उनका ख्याल रखना है, अपने सप्लायर्स का, ऐसे सप्लायर्स का. अब क्या होता है, ऐसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जब होती हैं, जब ये बिजनेस में पैसा लगाने लगती हैं तो इनको फोरकास्टिंग करनी होती है और इनको ये निकालना होता है कि अगर वो लोग फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 इयर्स के बाद फ्यूचर वैल्यू उसकी क्या होगी. तो उसके हिसाब से फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये कैलकुलेशंस करते हैं, पैसे की कीमत देखते हैं, सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग उन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखते हुए वो पैसे की इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है. इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसमें क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस चूज टू इन्वेस्ट मनी इन अ प्रोजेक्ट सच एज an expansion, a strategic acquisition, or just to purchase of a new piece of equipment, it may be years before that project begins producing a positive cash flow. The business needs to know whether those funds cash flows are worth the upfront investment. लेकिन sometimes ऐसा होता है कि आपने 5000 की एक मशीनरी खरीद ली. अब इस मशीनरी को आपने अगले 5 साल तक यूज करना है. इसके ऊपर अब आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट भी होगी. आपकी उस मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी विद द यूज ऑफ 5 इयर्स. ठीक है. लेकिन अगर आपने वो 5000, मैं बहुत कम अमाउंट बता रही हूँ, अगर आपने वो 5000 की मशीनरी खरीदी है और वो बन गई है जी विद द यूज, उसके यूज की वजह से उसकी अमाउंट डिक्रीज हो गई है और वो बन गई 1000 की 5 साल के बाद, तो आपने अल्टरनेटिवली ये देखना होगा कि उस मशीनरी से जो हर मंथ आपका कैश फ्लो आ रहा है, क्या वो इसके वर्थ इट है कि 5000 रुपये जो आपने आज इन्वेस्ट किए थे अगले 5 साल के शायद वो 8000 के बराबर हों. तो क्या 8000 आप अब तक उससे अर्न कर चुके हैं इतने सालों में कि नहीं. सो दिस इज हाउ दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन हेल्प्स यू आउट. फिर आप उससे ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं. Okay, so time is less, I guess. फिलहाल हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे. ये जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट कर लेंगे. फिलहाल ज़रा हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं बिफोर द टाइम रन्स आउट. ये आपने हटाया नहीं जिस बंदे ने भी मार्क लगाया था. अच्छा, नासिर, आपने ही इस अटेंडेंस को चेक करना है. मैं इधर 1 by 1 नेम्स लूंगी. आप लोगों की बाकी अटेंडेंस कैसे हो रही हैं? जी मैम. बाकी क्लासेस की अटेंडेंस कैसे हो रही हैं? सेम अटेंडेंस है मैम, जितने लोग यहाँ पे हैं वो. नहीं, टीचर्स किस तरीके से लेते हैं? पेपर पे ले रहे हैं? मैम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं. स्क्रीनशॉट्स अटेंडेंस से जी, पार्टिसिपेंट्स की जो जगह है वहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेते हैं. बस जो प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं. ओके, स्क्रीनशॉट लेते हैं मैम. तो टीचर लेते मैंने हैं ले या आप लिए लोग? मैम. स्क्रीनशॉट लेते हैं. टीचर खुद भी लेते हैं मैम और हम भी लेते हैं, फिर भेजते हैं बाद में. ओके, परफेक्ट. ऐसा करें, ये काम कर लें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा. ये ऐसी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर ग्रुप में मेरे साथ शेयर करें. जी मैम, मैंने ले लिए. नासिर, मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप का जो है एडमिन बना देती हूँ. तो आप ये जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें एचओडी वगैरह भी हैं, तो इसमें फिर आपकी स्क्रीनशॉट शेयर कर लें. जी मैम, ठीक. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी. मैं हमारी अटेंडेंस लगा दूं, आपने टाइम दी, हम लेट हो गए. नासिर, ये आपका आपकी आ गई है फुरकान. ठीक है नासिर भाई. थैंक यू नासिर भाई.
सो आप मेरे ख्याल से रोमा थी या कोई कह रहा था कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू की तो समझ आ गई है, फ्यूचर वैल्यू की समझ नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल डू सम हाउ कि जिससे मैं आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना अपने ऑन पे सिखा दूँ। साथ ही मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी ग्रुप में सेंड कर दिया। ग्रुप को लाजमी चेक करें। मैं साथ साथ आपके जितने भी की पॉइंट्स थे वो साथ में शेयर किए हैं। प्रिंसिपल अमाउंट की डेफिनेशन भी मैंने शेयर कर दी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट आप में से कितनों को समझ आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मैम मुझे समझ आ गया क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? मैम कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कंपाउंड कैलकुलेशन करते हैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उस वक्त के जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट होते हैं उसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है 10%, 20%, मैम उस इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कहते हैं। परफेक्ट। मतलब ये कि अगर आपके 2001 में 10% इंटरेस्ट लगाकर 1000 रुपीज, जो मैं आपको जैसे बता रही थी चार्ट बना के 1000 रुपीज पे 1100 बन रहे थे, तब आप 1000 पे ही 10% 2000 नेक्स्ट ईयर नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे 1100 पे। यस मैम। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा अगेन आपको जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए हैं फॉर्मूलाज वो देख लें। फ्यूचर वैल्यू पीवी जो है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन हो गया, आर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है, और जो एन है वो आपका नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया। और फ्यूचर वैल्यू जो है सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको शेयर कर दिया, सो हैव अ लुक एट इट। अच्छा अब आप में से कौन मुझे बताएगा प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जी फुरकान, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जी तलहा। यस मैम। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नूर। मैम क्या ये स्लाइड्स जो है ये एलएमएस पर हमें मिल सकते हैं या नहीं? अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है आपकी स्लाइड्स एलएमएस पे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेक्शन में जाएं, वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अच्छा बाकी बातें छोड़ें, ये मुझे बताएं असद जो हैं, तलहा, फुरकान, जरा बताते प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू वो होता है जो हमारे पास पड़ी होती है, जिसमें हम मतलब वो सेम रहती है, जिसमें कोई हमें ठीक। अच्छा